हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस इज़ राजेश and वेलकम टू योर चैनल गौरव टीच। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 2021 सीरीज़ 1 है ये, जो आपके लिए कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, इसको हम लोग ने काफ़ी सेगमेंट्स में बांटा हुआ है। खास करके जो मिसलेनियस का टॉपिक है वो कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होता है अदर देन यूपीएससी। बाकी जितने भी जो टॉपिक हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वो सारा टॉपिक आपको यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला टॉपिक है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में आपको, जैसे मैंने बताया था कि यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे कि आईबीपीएस का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के कर रहे हैं या रेलवे एनटीपीसी के लिए कर रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखते हैं कि इंडिया का सबसे पहला जो म्यूज़ियम है सैंडलवुड म्यूज़ियम, ठीक है। सैंडलवुड किसको बोलते हैं? तो ये होता है चंदन, ठीक है। तो दोस्तों, तो ये चंदन का यानी सैंडलवुड का मतलब होता है चंदन, तो ये चंदन म्यूज़ियम मैसूर में बना हुआ है। नेक्स्ट है टॉपिक है दोस्तों कि स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? तो स्टैचू ऑफ पीस जो है वो पाली में है, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ पीस जो है वो पाली में बनाया गया है, जिसको इनॉग्रेट करने के लिए मोदी जी गए थे। और ये कहाँ गए थे? तो ये राजस्थान गए थे। तो पाली है, पाली में स्टैचू ऑफ पीस बनाया गया था, राजस्थान में है। और ये किनके बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया गया है? तो जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के नाम पे बनाया गया है। अब देखिए, यहाँ यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट के लिए ये आपको याद रखना है कि जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज कौन है, ठीक है। ये आप कमेंट में बनाइएगा, बताइएगा, और इसको आप हिस्ट्री से एसोसिएट करके बताइएगा, ठीक है, कि हिस्ट्री में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में इनका क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश में हमेशा नाम चेंज करने का कार्यक्रम चलते रहता है। उसी से ये एसोसिएटेड है कि एक एयरपोर्ट है जिसका अयोध्या में, ठीक है, तो उनका नाम जो है वो चेंज करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि जेसीबी प्राइज़ 2020 ये किनको मिला है? तो ये मिला है मलयालम ऑथर एस सरेश की, ये है, ठीक है, एस सरेश। तो इनको किस लिए मिला है? इनकी मूँछों की वजह से मिला है। जी हाँ दोस्तों, तो इनको जो है वो मलयालम ऑथर हैं, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है कि जेसीबी प्राइज़ 2020 किसको मिला है? तो एक मलयालम है, ठीक है, मलयालम ऑथर हैं। और इनको किस चीज़ के लिए मिला है? इनके मूँछों की वजह से मिला है, यानी कि इनका लिटरेचर का नाम है मोस्टेज, ठीक है। तो इनका लिटरेचर का नाम हो जाता है मोस्टेज, इसी के लिए इनको। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रस्किन बॉन्ड को, ठीक है दोस्तों, रस्किन बॉन्ड को। तो आपका इसमें क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताइएगा कि रस्किन बॉन्ड इंडियन ओरिजिन है या फॉरेन ओरिजिन है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2020 वॉन बाय सदत रहमान। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये 2020 के जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ है वो किसको मिला है? तो दोस्तों, उनका नाम है सदत रहमान, ठीक है। अब देखिए, ये सदत रहमान आप कैसे याद रखिएगा? तो ये आप रखिएगा कि ये ए आर रहमान के भाई हैं। ऐसे एक्चुअल में ए आर रहमान के ये भाई नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा कि ए आर रहमान के भाई जिनका नाम है सदत रहमान। ए आर रहमान को एक्चुअली साइबर बुलिंग किया जा रहा था, तो उनसे बचाने के लिए उन्होंने बनाया एक साइबर टीन्स का नाम करके एक साइबर बुलिंग ऐप, जिससे आप बचा सकते हैं किनको? ना अपने बड़े भाई, ठीक है, अपने बड़े भाई को साइबर बुलिंग से। तो दोस्तों, यहाँ पे इसको समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये साइबर बुलिंग क्या होता है, ठीक है दोस्तों। साइबर बुलिंग क्या होता है? तो दोस्तों, साइबर बुलिंग में क्या होता है कि खास करके अभी देखा गया है कि जो फीमेल हैं, जो एक्टर्स हैं, ठीक है, फीमेल में तो ये देखा गया है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, ठीक है, चाहे वो एक्टर हैं, तो जिनका सोशल मीडिया में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, ठीक है, जिसको लोग जानते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाता है? खास करके फीमेल को टारगेट किया जाता है, और ऐसे एक्टर्स को भी टारगेट किया जाता है। तो इनको क्या किया जाता है कि इनको अगर कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव उसमें कमेंट किया जाता है, उनको खींचा जाता है, हर फील्ड में उनको खींचा जाता है। वो कुछ भी बोलते हैं तो उनको हमेशा साइकोलॉजिकल उस पर इम्पैक्ट पड़ता है उसके वजह से। और कभी कभी बहुत लोग इसमें सुसाइड भी कर लेते हैं, उनको लगता है कि उनका स्टेटस गिर गया, उनकी पॉपुलैरिटी गिर गई और उनका नाम ख़राब हो गया। तो इस वजह से इसमें एक लॉ भी है, अगर कोई ऐसा करता है तो इसको कानूनी उसकी सज़ा भी दी जाती है। बट दोस्तों, इसको इसको जो प्रॉब्लम है यहाँ पे साइबर वर्ल्ड को लेकर के जो ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इसको इसमें हम लोग ने अगर शांति खोजना है तो शांति हम लोग को ऐसा नहीं होगा कि हर एक को आप पकड़ के डाल दो जेल में, ठीक है, ऐसे तो शांति होगा नहीं, इसमें तो और प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, उसको जो लिंक होते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को खोजना भी मुश्किल है, ठीक है, उसको ट्रैक करना भी मुश्किल है। तो दोस्तों, इन बंदे का नाम है सदत रहमान, इन्होंने एक ऐप बनाया जिसका नाम है साइबर टीन्स। तो साइबर टीन्स का नाम का ऐप बनाया जिसमें वो साइबर बुलिंग से वो रोक सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे यूपीएससी में ये इंपॉर्टेंट है कि आपका साइबर टीन्स किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो साइबर टीन जो है वो साइबर बुलिंग ऐप है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन है?
तो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ये कितने नंबर के हैं, तो ये 7वें नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। तो ये आपको याद रखना है कि नीतीश कुमार जो है वो 7वें नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं बिहार में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे है, नेक्स्ट है बुकर प्राइज़ किनको मिला है 2020 में। तो बुकर प्राइज़ मिला है इनको, इनका नाम है डॉगलास स्ट्रॉट, ठीक है। तो इनको मिला है डॉगलास स्ट्रॉट में इनको बुकर प्राइज़ मिला है, और इसका बुक का नाम है, नॉवेल का नाम है इनका सुगी ब्रेन, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बुकर प्राइज़ 2020, ये जो बुकर प्राइज़ है ये आप काफ़ी हॉलीवुड बुक्स, हॉलीवुड वगैरह में भी दिए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, खास करके नॉवल राइटर्स के लिए, नॉवल राइटर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश वालों को दिया जाता है, और इंग्लैंड और जो आयरलैंड में रहते हैं उन्हीं को सिर्फ ये वहाँ पे अगर बुक पब्लिश होती है तो सिर्फ उसी को दिया जाता है। तो दोस्तों ये जिसको भी मिलता है ना, उसकी जो रातों रात उसकी किताबें जो कॉपीज़ हैं, जो उनकी नॉवेल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं। इसीलिए ये मार्केटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों बुकर प्राइज़ है, इनको पहले बोला जाता था बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन, ठीक है। ये 1969 से 2001, जैसे कि नॉवेल हमेशा फिक्शन में ही लिखा जाता है, इनको पहले बोला जाता था मैन बुकर प्राइज़, और 2002 से लेकर के 2019 तक। लेकिन चूंकि ये मैन से एसोसिएटेड था इसीलिए इसको हटा करके बुकर प्राइज़, ताकि इक्वालिटी ऑफ वोमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैन बुकर प्राइज़ से हटा करके सिर्फ बुकर प्राइज़ इसको किया गया। ये दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आपका बुक होना चाहिए नॉवेल, और ये आपका यूएस यानी यूके और आयरलैंड में ये लिखा जाता है। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड ये है कि आप बताइएगा कमेंट में कि यूके एंड इंग्लैंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। तो आप बताइएगा कि यूके एंड इंग्लैंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं जल्लीकट्टू। तो ये दोस्तों ये यूपीएससी और लगभग हर चीज़ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझिएगा कि जल्लीकट्टू क्या है। तो दोस्तों ये कल्चर से एसोसिएटेड है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जो कल्चर है से एसोसिएटेड है। ये कल्चर किसका है, यानी साउथ का है, ये मलयालम का है, ठीक है। मलयालम, केरला, कर्नाटका, ये साइड एरिया में कुछ कुछ जगहें हैं, तो वहाँ पर ये साइबर बुलिंग चलता है, नहीं ये सॉरी जल्लीकट्टू चलता है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि ये कौन से स्टेट का प्रॉब्लम है, ये जो इशू है ना, ये साइबर ये जो इशू है यानी कि जल्लीकट्टू का जो इशू है, ये इशू कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, ठीक है दोस्तों। तो यह बताइएगा, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो एक्टिव है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट है जिसे जल्लीकट्टू जोन कहा गया है। तो वो आप बताइएगा कि ये जल्लीकट्टू जोन वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, यूपीएससी वाले बताएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो मलयालम मूवी है ये किस पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये मलयालम मूवी है जल्लीकट्टू पर बेस्ड, और इनको नॉमिनेट किया जाता है ऑस्कर, ऑस्कर के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो हम लोग इसको समझते हैं कि जल्लीकट्टू में होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाकी सब चीज़ों को देखते हैं। तो दोस्तों जल्लीकट्टू साउथ का एक प्रैक्टिस है, जिस प्रैक्टिस जो है वो आपका जनवरी के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। जनवरी के महीने में मनाया जाता है, यानी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ये। हार्वेस्ट जब होता है, एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट जब होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, तो उसके बाद एक फेस्टिवल मनाया जाता है ओनम, जो साउथ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ओनम। और हम लोग इधर नॉर्थ साइड में भी काफ़ी मनाते हैं, और नॉर्थ में उसको हम लोग बोलते हैं मकर संक्रांति। 14 जनवरी के आसपास का समय होता है जब हम लोग उसको मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ में इसको ओनम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि बुल को, जो जो बैल है, ठीक है, ऑक्स हो गया, और जो बुल है उसको, मेल बुल को यहाँ पर क्या किया जाता है, उसका वीर्य के लिए, यानी कि उसका स्पर्म को प्रिजर्व रखने के लिए, ताकि उसके ऑफ स्प्रिंग को उसको दिया जाए। तो उसके लिए उसको प्रिजर्व रखने के लिए, और उसका बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है, उसको बेचा जाता है, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा भैंसों को उसमें यूज़ किया जाए और ज़्यादा से उसको दिया जाए, और जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन रेट बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो उसको उसको इसको रखा जाता है। अब देखिए पहले क्या होता था कि जब ये चीज़ें नहीं होती थी, ये कल्चर क्यों आया, तो ये कल्चर इसलिए आया ताकि ये जो मेल होते थे ना, ये मेल तो दूध देती नहीं थी, ठीक है। जो बुल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेल बुल, तो ये जो मेल बुल है ये तो दूध देती नहीं थी। अब ये दूध नहीं देती हैं, सिर्फ खाती हैं, और इनको फर्टिलाइजेशन में यूज़ किया जाता है। और अब मान लीजिए धीरे धीरे जो एग्रीकल्चरल चीज़ें हैं, एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट हैं वो आ गए हैं, ट्रैक्टर्स आ गए हैं, तो इनका जो हल में जो यूज़ किया जाता था, जो हम लोग खेत में यूज़ करते थे, वो भी घट गया। जब वो भी घट गया तो इसको क्यों यूज़ किया जाएगा, तो इसको मीट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इसलिए इनका जो
पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिग्रेड होना लग रहा था, ऐसा इनके अनुसार कहा गया है। ऐसा भी मेरा बोलना नहीं है, वो साउथ में जो लोग इस जल्लीकट्टू को चला रहे हैं, ठीक है, एज अ कल्चर, तो उनका कहना है कि ऐसा पहला सिचुएशन था। तो उसको क्या किया गया कि उसको उसको प्रिजर्व करके लगने लगा। अब लोग उसको रखते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं मेल बुलिंग को। अब डोमेस्टिकेट करने का उनका दो कारण है। पहला कारण है कि वो वीर्य के लिए अब डोमेस्टिकेट करेंगे, उनका कंपटीशन चलेगा कि कौन ज़्यादा वीर्य है, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसका वीर्य ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर वो लड़वाते हैं, ठीक है। वो लड़वाते हैं मतलब कि इनका ऑनर होता है, ठीक है। जो इनका ऑनर है ना, वो जल्लीकट्टू में ये आता है और अपने बुल को लेकर के वो आता है, और बाकी लोग जो इनको चैलेंज करते हैं कि तुम्हारा बुल जो है वो उसमें दम नहीं है, इस टाइप का अगर वो चैलेंज करता है, और अगर वो हार जाता है तो उसको पैसा देना पड़ता है। हारने में क्या है कि उसको बुलिंग करता है, बुलिंग मतलब पीछे लगना है, उसको उकसाता है, उससे लड़ाता है, ठीक है। तो एक टाइप से इसमें क्या होता है कि इसमें दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो बुल जो है उसको एनिमल क्रुएलिटी एक्ट में आ जाएगा, क्योंकि बुल को आप ज़बरदस्ती गुस्सा दिलवा रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो आपकी तरफ आ रहा है, इरिटेट हो रहा है, वो उसकी सींग टूट जाती है, उसकी किसी किसी की जान भी जा सकती है। और दूसरी बात क्या है कि जो लोग हैं उन लोगों का भी जान यहाँ पे जाता है, कि यहाँ क्योंकि जब भी जल्लीकट्टू होता है तो कम से कम 1 या 2 लोगों की जान चली जाती है, ठीक है, मिनिमम। तो इसलिए 2014 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के इन पर चैलेंज किया गया कि ये जो है हम लोग का फंडामेंटल राइट कि हम लोग कोई भी कल्चर, कोई भी चीज़ें हम लोग इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको 2014 के बाद इनको इनके वर्डिक्ट पर चैलेंज किया गया। जब इनको चैलेंज किया गया तो इन्होंने इसको फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर रखा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट होता है पार्लियामेंट में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर में उनको दिया गया है, जो अभी तक चल ही रहा है। इस पर अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये यूपीएससी में आपको इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये जो है ये सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, जैसे मैंने बताया था, ये पोंगल में जो है और ये तामिल हार्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप बताइएगा कौन सा स्टेट से एसोसिएटेड है, केरला है, तमिलनाडु है, या कर्नाटका है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारे कल्चर में, ठीक है। तो जल्लीकट्टू इज़ कंसिडर्ड अ ट्रेडिशनल वे फॉर प्लीजेंट कम्युनिटी टू प्रिजर्व देयर काल्फ, ठीक है, प्रिजर्व देयर काल्फ, ये होगा, ठीक है। एंड जल्लीकट्टू इज़ कंसिडर्ड ए ट्रेडिशनल वे फॉर प्लीजेंट कम्युनिटी टू प्रिजर्व देयर प्योर ब्रीड नेटिव बुल्स, ठीक है। ये भी है कि प्योर ब्रीड नेटिव बुल्स को प्रिजर्व रखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। एट ए टाइम व्हेन कैटल ब्रीडिंग इज़ एन ऑफन एन आर्टिफिशियल, तो अभी क्या हो गया है, जो कैटल ब्रीडिंग है वो आर्टिफिशियल हो गया। आर्टिफिशियल के लिए आपको क्या चाहिए, सीमेन चाहिए, ठीक है, सीमेन चाहिए। तो ये सीमेन को यहाँ पर से लिया जाता है, ठीक है, और इसको ले करके इसमें इनफर्टिलेट किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि एट ए टाइम व्हेन ए कैटल ब्रीडिंग इज़ ऑफन एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, कंजर्वेशनलिस्ट मतलब कि जब जो इसको कंजर्व करके रखना चाहते हैं, उन्होंने बताया है कि टू प्रोटेक्ट दिस मेल एनिमल्स विच आर अदरवाइज यूज्ड फॉर मीट एंड नॉट फॉर प्लोइंग। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मीट के लिए पहले यूज़ किए जाते थे, 2014 में इनको बैन करने की बात आई थी, ठीक है, लेकिन फिर बाद में इसको आगे बढ़ा दिया गया। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लीगलाइज्ड, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज़ किया और कोर्ट में चैलेंज किया। 2018 में फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में रख दिया गया, जो अभी तक पेंडिंग है। तो देखते हैं दोस्तों क्या आता है। नेक्स्ट है दोस्तों जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो नेवी का हुआ है, ये दोस्तों ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये नेवी का, ठीक है। तो इंडिया, तो नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, ठीक है। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किनके बीच हुआ था, तो इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वाड नेशंस हैं, ठीक है, ये क्वाड नेशंस है। ये क्वाड नेशन क्यों बनाया गया है, ताकि टेरिटोरियल एंड ताकि मेरी टाइम डोमिनेंस ऑफ चाइना को काउंटर पार्ट कर दिया जाए, ठीक है, किया जा सके। अब मेरी टाइम डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों देखिए, मेरी टाइम डोमिनेंस का मतलब होता है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे क्वाड की, ठीक है। तो क्वाड में जो क्वाड नेशंस हैं वो कौन कौन है, तो एक तो हो गया आपका इंडिया, दूसरा हो गया अमेरिका, तीसरा हो गया जापान एंड फिर हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो एक हो गया इंडिया,
फिर हो गया अमेरिका, फिर हो गया जापान, फिर हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ये चारों मिल करके इन्होंने क्वाड नेशन बनाया, ठीक है। क्वाड मतलब एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, ताकि हमारे जो चाइना है उसके जो मेरी टाइम डोमिनेंस है उसको काउंटर पार्ट किया जाए। अब मेरी टाइम डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों देखिए, तो यहाँ पे चाइना है, ठीक है। तो चाइना इधर से ऐसे हो करके ऐसे ये घेरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अपना डोमिनेंस जो है ये इंडियन ओशन है, ठीक है। और ये इंडियन ओशन से होते हुए यहाँ से पैसिफिक है, ये पैसिफिक है। तो पैसिफिक तो उसको कंट्रोल कर ही रहा है, पैसिफिक तो कंट्रोल कर ही रहा है। पैसिफिक कंट्रोल करने से वजह से यहाँ जो जापान है उसको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और जापान का जितना भी मिलिट्री भी है ये सारा जो है वो ऑस्ट्रेलिया देखता है, अमेरिका देखता है। इस वजह से अमेरिका को भी प्रॉब्लम है एंड जापान को भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, इस यहाँ से है नीचे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये है इंडिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ है इंडिया। अब यहाँ से अगर यहाँ चाइना अगर यहाँ पे कंट्रोल कर लेता है, अपना मेरी टाइम डोमिनेंस बढ़ा लेता है, मेरी टाइम मतलब होता है समुद्री में अपना डोमिनेंस बढ़ा लेना, ठीक है। तो अगर इस एरिया में वो अपना डोमिनेंस बढ़ा लेता है तो फिर इंडिया को भी इशू होगा, क्योंकि इंडिया को घेरा जा रहा है, एंड ऑस्ट्रेलिया को भी इशू होगा। इसलिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या सीन चल रहा है, ठीक है। इसीलिए अभी क्या हो रहा है कि क्वाड नेशंस ने मिल करके चाइना को काउंटर पार्ट करने के लिए बनाया, और उसमें काफ़ी सारे मिलिट्री ज़्यादा से ज़्यादा नेवल जो हैं ये सब एक्सरसाइजेज वहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी धीरे धीरे उसको आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे हम उसमें बढ़ने की प्रयास। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया था इंडिया अमेरिका यानी कि कोऑर्डिनेशन से, और ये कहाँ किया गया, बे ऑफ बंगाल एंड नॉर्दर्न अरेबियन सी में। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं डिफेंस में, जो कि क्या है, तो राफाल डील जो है इससे एसोसिएटेड है। तो राफाल डील करीबन टोटल 5 डील हमारे 28 जनवरी 2020 में आया है, एंड टोटल 5 डील उस समय आया था, एंड जनवरी 2021 में टोटल 3 आया। तो टोटल अभी हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि राफाल डील टोटल कितना का प्रोजेक्ट था, ठीक है। टोटल हमको कितने चाहिए, ठीक है। और हमारे पास अभी टोटल 8 आए हैं, और बाकी हमें दिसंबर में जन 2021 में बोला गया है कि हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंडेक्सेस में हम लोग आते हैं। तो इंडेक्सेस में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, ठीक है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये पब्लिश किया जाता है आईईपी के द्वारा, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो इकोनॉमिक एंड पीस में अफगानिस्तान को रैंक 1 में रखा गया है, इराक को दूसरे नंबर पे, नाइजीरिया को तीसरे नंबर पे, एंड इंडिया आ गया है 8वें नंबर पे, ठीक है। तो 2020 में इंडिया आ जाता है 8वें नंबर पर, ठीक है। ये दोस्तों ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यही दोस्तों, ये भी उसी से एसोसिएटेड है कि ये क्या है, ठीक है। आईईपी क्या है, ये यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस क्या है, ओके। तो ये एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में कि आईईपीए के इंटर गवर्नमेंटल है या फिर नॉन इंटर गवर्नमेंटल है, ठीक है। तो ये या फिर ये एनजीओ बेस्ड है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये नॉन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जिसमें एनुअल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ने इसने पूछा है कि आप कैसे भाई इंडिया को 8वें स्थान पे बोल दे रहे हो, ठीक है, 8वें स्थान पे। तो आपका क्या क्या पैरामीटर है, तो इनका पैरामीटर है कि नंबर ऑफ़ टेररिस्ट इंसिडेंट भारत में कितने हुए, नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ टेररिस्ट की वजह से कितने हुए हैं, कितने लोग इंजरीज हुए, एंड टोटल प्रॉपर्टी डैमेज कॉज्ड बाय टेररिज्म पर ईयर। तो इस बेसिस पर इनका जो है वो पैरामीटर्स है, ये टोटल ये 4 पैरामीटर पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये यूपीएससी पीटी में इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जीटीआई, तो दोस्तों ये भी वही है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है। तो प्रीवियसली भी हमारे पास क्या था, तो हम लोग 18 अगर 19 की बात करते हैं तो 19 में हमारा पोजीशन था 7, ठीक है। और 2018 में कितना था, तो 2018 में था 8th, ठीक है। 2019 में हो गया हमारा 7th, एंड 2020 में हम लोग ने लाया है फिर से 8, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, ऑस्ट्रेलियन एक बॉडी है, इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स, ये 2020, ये इसमें हम लोग को रैंक मिला है 77, ठीक है, ग्लोबल,
ठीक है, ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स, यानी कि आप कितने ब्राइब लेते हो भारत में। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में यहाँ पर आपको रैंकिंग कितनी मिली है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया की रैंक कितनी है, ठीक है, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि इंडिया की रैंक कितना है ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट रैंक में आ जाते हैं हांगकांग, यानी हांगकांग में सबसे ज़्यादा महंगा है। दूसरा है अशोकाबक्त रैंक 2 एंड टोक्यो रैंक 3 में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है डूइंग बिजनेस, ठीक है, रैंक ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, डूइंग बिजनेस 2020 में हम लोग की रैंक कितनी हुई। दोस्तों यहाँ पे हमको रैंक मिला है 23rd, ठीक है। कितने कंट्रीज़ हैं टोटल, 190 नेशंस में, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही, बाकी हम लोग फिर से मिलेंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लाइक एंड शेयर करें।